हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक और लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टोटली बेस्ड होगा हमारा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे जितने भी फिनोमेना है बार मैग्नेट्स के, जब कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, आज हम वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा जो है टॉपिक्स वो कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। हमें किसी बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर, तो एक्सियल उसकी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही होने वाला है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे किया था। तो आज की जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर से, जो हमारा है चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, उससे बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं सारे टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या एक बार मैग्नेट ले लेते हैं सबसे पहले। तो हम ये हो गए अपने पास एक बार मैग्नेट, राइट। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। इसकी लेंथ ले लेते हैं 12 लेंथ लेते हैं हम इसकी। ये लेंथ L होगी, इधर वाली लेंथ ये होगी 12। ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ M है, यहाँ भी कितनी है M। क्लियर। अब बनाते हैं इसकी एक्सिस। तो ये है इसकी एक्सिस। इसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, तो ये पॉइंट P मान लिया, P पॉइंट पे क्या रखा है, यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे हम, याद होगा, तो वहां पे हम टेस्ट चार्ज रखते थे जिसकी वैल्यू होती थी 1 यूनिट। यहाँ हम रखते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्यों करते हैं, बिल्कुल जो पॉजिटिव चार्ज है और नॉर्थ पोल जो है बिल्कुल जैसे देखें तो इनका बिहेवियर सेम है। जैसा वहां पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, इसलिए यहाँ पे रखा हमने यूनिट नॉर्थ पोल। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से होगा r। अब यूनिट नॉर्थ पोल को, ये नॉर्थ पोल तो क्या कर देगा, ये करेगा इसको इस तरफ रिपेल, यानी इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये साउथ पोल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो साउथ पोल की वजह से फोर्स लगेगी इस तरह। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स जो होगी वो कितनी होगी। तो देखिए पहले हम लगाते हैं फोर्स exerted by north pole at point P। तो कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वो क्या कहता है नॉर्थ पोल के लिए, कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, उसकी पोल स्ट्रेंथ है 1 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। यूनिट नॉर्थ पोल है तो 1। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा l, r माइनस l इसका स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर करूंगा तो, डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो n से p की तरफ डायरेक्शन होगी, है ना। अगर डायरेक्शन की टर्म में करेंगे तो चलो डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अलोंग np, तो ये हो गया अपने पास fn म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r माइनस l का स्क्वायर और डायरेक्शन। ठीक है, अब साउथ पोल की वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, चलो फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल किस पे, वही पॉइंट, सेम पॉइंट P, फिर से वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब 1 से मल्टीप्लाई नहीं करें, आंसर तो वही आना। ठीक है, अब आता है डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r, और बाकी डिस्टेंस है l। तो हम इसको ले सकते हैं r प्लस l का स्क्वायर, राइट। अगर डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन है p से s की तरफ, तो अलोंग ps। ठीक है, एक इधर है एक इधर है, इट मींस जो नेट निकलेगी उसमें माइनस होने वाला है। ठीक है, तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, तो देखिए ये सब तो सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों में कांस्टेंट, m कांस्टेंट। डिस्टेंस अगर देखें तो नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कम है, साउथ पोल का ज्यादा है, और ये 4 जो है डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। तो अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसको मान लेते हैं बी एक्सियल। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन बाद में रिप्रेजेंट करें। तो वो क्या हो गया, एफ एन माइनस एफ एस। ठीक है, तो बी एक्सियल इक्वल्स टू एफ एन माइनस एफ एस। ठीक है, अब एफ एन कितना है अपने पास, अगर ये कंफ्यूजन हो रही है तो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो बी होता है वो एफ के बराबर होता है जब हम सिचुएशन लेते हैं 1 यूनिट सब कुछ 1। ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है ई ऐसे एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो एफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक टर्म में क्यू की जगह होता है एम और इसी जगह बी, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब इनकी वैल्यूज में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। fn के पास है 1 अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर, माइनस इसके पास है 1 अपॉन r प्लस l। ठीक है, चलो यहां तक सेम है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, एलसीएम आ गया r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इससे डिवाइड तो ये ऊपर जाएगा r प्लस एल होल स्क्वायर, माइनस इससे ये डिवाइड तो ये ऊपर जाएगा r माइनस एल होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? चलो इसको एक बार नोट करो, नेक्स्ट पेज पे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन अपने को। ठीक है, तो अपने पास बचा हुआ है यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहाँ था r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। नीचे बचा था r माइनस एल होल स्क्वायर और r प्लस माइनस, ठीक, ये बचा था हमारे पास r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले इसको कर लेते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है। क्लियर, चलो यहां तक हो गया। अब क्या आ गया अपने पास, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रख दिया हमने। अब माइनस ओपन करेंगे तो r माइनस का हो गया, l माइनस का हो गया और ये प्लस। अब देखिए r स्क्वायर ने r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 4rl। तो इस 4rl को देखिए हम क्या लिख रहे हैं, m इंटू 2l और 2r, राइट। ठीक है, 2l एक तरफ कर दिया और 2r एक तरफ कर दिया, अपने 4r आ रहा है ना। ठीक है, नीचे बचा हुआ है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर के पावर 2। अब m इंटू 2l ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया m, ये 2mr अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर के पावर 2, तो ये आ गया एक्सियल इसका मैग्नीट्यूड। अगर इसको वेक्टर की टर्म में कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो सिंपल सी देखिए, ज्यादा कौन था हमारे पास, बड़ी वैल्यू थी नॉर्थ की, है ना, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जो बड़ी फोर्स थी वो थी नॉर्थ वाली, उसमें से हमने माइनस किया है साउथ, तो बचा किसका होगा, नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन किससे कैसे हो जाएगी, एनपी कह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कंडीशन डालते हैं, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, सेम जैसा कि हमने वहां पढ़ा था कि बार मैग्नेट अगर शॉर्ट हो, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि बार मैग्नेट की जो लेंथ है एज कंपेयर टू आर वो बहुत छोटी है ना, तो आर जो है वो मच 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 ग्रेटर देन एल है, तो जिसकी वजह से एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है और इसको हम कर देंगे यहाँ नेग्लेक्टेड।
अब एल स्क्वायर को जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे तो बी एक्सियल कितना आएगा अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर बचा है 2mr, तो ये एल स्क्वायर गया, ये आ गया r की पावर 4, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 3, तो बी एक्सियल आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में r की पावर 3। ठीक है, डायरेक्शन आपको बता दिया है एनपी, या फिर हम लिख सकते हैं अलोंग मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग है। तो कैसे, एक बार दोबारा दिखाता है, इसको नोट करो। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, और इसकी भी डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सियल पॉइंट पे, वो भी क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। चलो, अब नेक्स्ट केस है सेम उसकी तरह, अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, जो बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर हो, उस पॉइंट पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले एक मैग्नेट बनाते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। ये रही मैग्नेट, ये हो गया साउथ नॉर्थ, स्ट्रेंथ होगी m और m, इसका सेंटर ले लेते हैं ये O, ये लेंथ हो गई अपने पास L और ये लेंथ हो गई L। अब हमें ना इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एक, तो ये रहा, ये रहा, जो कि है r डिस्टेंस की दूरी पर, और यहाँ पर रखा है कोई पॉइंट P, और P पे क्या है, यूनिट नॉर्थ, सिंपल सा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब देखो ये नॉर्थ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल है, इसको क्या करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, राइट, और ये साउथ पोल इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल यहाँ से रिपेल कर रहा तो ये आ गया FN, साउथ इधर कर रहा तो ये आ गया अपने पास FS, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा, दोनों सेम डिस्टेंस से लिया है, ठीक है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, जो कि बराबर आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसका रूट, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, यही फोर्स exerted by north pole at point P, तो क्या होगा देखिए F N, वही फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ M है, ठीक है। इसकी पोल स्ट्रेंथ इस वाले की है 1, तो इसको 1 ले लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस, तो इसको ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आ गया Fn। तो डायरेक्शन हो गई है n से p की तरफ, ठीक है। दूसरा सेम, फोर्स exerted by south pole, तो एट पॉइंट P, सेम Fs, सबसे पहले कांस्टेंट, पोल स्ट्रेंथ M, डिस्टेंस इसका भी सेम होगा, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो रूट हट गया था, स्क्वायर किया था। अब देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यानी जो Fn है और जो Fs है वो तो इक्वल है, हमने मान लिया वो F के बराबर है, क्लियर। अब देखिए, अब इसको रिजॉल्व करते हैं, Fs को या Fn को रिजॉल्व कर लेते हैं। Fn को रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो गया अपने पास F cos थीटा, है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा कंपोनेंट अपने को लिखना, तो इधर आ गया अपने पास F cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर हो गया
एफ साइन थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल थीटा, ये हो गया थीटा के साथ वाला कॉस का कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर साइन का। अब यहाँ पे कंपोनेंट जो है साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है किसकी वजह से आ रही है, यानी जो यहाँ पे नेट फोर्स किधर निकलेगी, ये ई इक्वेटोरियल है ना। तो जो ई इक्वेटोरियल है, इधर लिखे ई सॉरी बी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो बी इक्वेटोरियल जो है वो है किसकी वजह से, एफ cos थीटा प्लस एफ cos थीटा, राइट, एफ cos थीटा प्लस एफ cos थीटा, तो ये हो गया 2f cos थीटा है ना। cos थीटा के कंपोनेंट की वजह से साइन वालों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया अपने पास 2f। अब f की वैल्यू ऊपर है अपने पास, ये रही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, b बाई एच है ना, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, b बोले तो l बाय आर स्क्वायर प्लस, तो ये l अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस, ये रूट है, 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/2, 2 को अंदर लेके जाते हैं तो अपने पास वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l। ठीक है, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब m इंटू 2l जो है वो बन गया कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बन गया m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया बी इक्वेटोरियल। अगर यहाँ m की बात करें तो m जो है वो m इंटू 12 के बराबर है। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब बात करें डायरेक्शन की, तो देखिए डायरेक्शन समझते हैं। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, और जो एक हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, इट मींस नॉर्थ से साउथ। तो अगर उसे हम वेक्टर टर्म में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी, तो वेक्टर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ से साउथ। अगर इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डाइपोल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट से क्या है अपोजिट। इसका नोट करो एक बार। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी वही केस लेते हैं सेम, क्या, शॉर्ट मैग्नेट फॉर शॉर्ट। अब शॉर्ट मैग्नेट का केस तो वही है कि आर बहुत बड़ा है एल से, जिसकी वजह से एल स्क्वायर हमेशा नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा है बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एल स्क्वायर को हटा देते हैं तो आर स्क्वायर की पावर होगी 3/2 है ना, आर स्क्वायर इंटू 3/2, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब। ये सेम वैसी ही वैल्यू आ रही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी, वहां हम m की जगह p यूज कर देते और b की जगह e, तो p बाय आर क्यूब, उसमें भी m की जगह p यूज करते, सब कुछ सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अपने पास जो पीछे वैल्यू आई है वह आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि है 2m अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, बाहर कॉमन ले लिया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब है इक्वेटोरियल की, तो इट मींस रिलेशन सेम है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पढ़ा था कि 2 टाइम्स हो जाएगा इक्वेटोरियल पे। तो b सॉरी ये एक्सियल है ना, तो b एक्सियल जो है
वो 2 टाइम्स होगी बी इक्वेटोरियल के, यानी एक्सियल पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड के 2 टाइम्स होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या कर रहा है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सेम टॉर्क निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में, डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, चलो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें रखते हैं हम एक डाइपोल, ये रख दिया हमने एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, राइट। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, ठीक है। चलो तो इसे हमने जो रखा है वो रखा है एक इनिशियली थीटा एंगल, लेंथ इसकी अपने पास 2l। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, b इस तरफ है, नॉर्थ पोल, ये इसको क्या करेगा, सॉरी उल्टा कर दिया, ये है, इसको मिटाते हैं पहले, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ MB, और इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। तो फोर्स यहाँ से कैसे आई है, तो देखिए वहीं से हम इसको रिप्लेस करेंगे, Q बाय सॉरी F बाय Q होता है ना, इसको रिप्लेस करो B, F को F रहने दो, इसको M, तो F इक्वल टू आ गया, यहाँ से हमने ये फोर्स निकाली, ठीक है। तो पहले हम ये निकालते हैं, तो फोर्स ऑन इस पे निकालते हैं, तो F कितना आ रहा है MB, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं फोर्स निकालूंगा साउथ पोल पर, इसको Fs मान लेते हैं, ये हो गया MB। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्ग है, ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पे जो F नेट फोर्स जो निकलेगी, F नेट वो कितनी हो रही है, Fs माइनस Fn या Fn माइनस Fs कर लेते हैं, तो वो तो आ रही है अपने पास 0। तो यहाँ से ये तो चल गया कि लीनियर फोर्स 0 है ना, लीनियर फोर्स तो 0 है, तो लीनियरली तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से साथ साथ एक चीज और क्रिएट हो रही है यहाँ, ये देखिए, ये पेयर ऑफ फोर्स यहाँ पे, यानी कपल ऑफ फोर्स यहाँ फॉर्म हो रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर, तो कपल ऑफ फोर्स बन रहा था, यहाँ टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इक्वल्स टू होता है अपने पास आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इट मींस हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा जो होता है अपना, वो बेसिकली कहता है कि P बाय H, P अपने को नहीं पता है ना, ये P हो गया, H अपने पास है L, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, आइदर फोर्स, फोर्स हो गया MB, ये आ गया 2L साइन थीटा, ठीक है। M इंटू TL हो गया कैपिटल M, B साइन थीटा, तो टॉर्क आ गया MB साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया MB साइन थीटा। अब इसको करते हैं हम वेक्टर की टर्म में, वेक्टर की टर्म में क्या होगा, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, तो M क्रॉस B। अब इसमें फिर से इसमें भी लेते हैं कुछ केसेस। फर्स्ट कि इफ
थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो बार मैग्नेट है या वो डाइपोल है, या तो वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा है और ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड रखा है। तो दोनों ही केसेस में जो साइन थीटा होता है वो कितना होगा, 0। सिंपल सी बात है, अलोंग द मैग्नेट साइन 0 0 होता है, साइन 180 0, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अगर इस बार मैग्नेट को, सेकंड केस ये है कि थीटा कैसा है, 90 डिग्री, 0 तो हो गया 90, यानी बार मैग्नेट अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर पे क्या होगा, तो साइन 90 जो होता है वो होता है 1, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, mb, जो कि कैसी वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमम। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक करें। अब हमने देखो इसको टॉर्क लगाया है, यानी हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में पुट करा, तो इस पर टॉर्क लगा। अब टॉर्क लग रहा है तो ये अपनी पोजीशन चेंज होगा, है ना, और पोजीशन चेंज करेगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो हमें वही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले तो हम वहीं से करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ऑन बार मैग्नेट, वो अपने पास अभी अभी हमने निकाला था, टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्मॉल वर्क कितना हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन रोटेटिंग अ बार। तो dw जो होता है वो होता है टॉर्क इनटू डी थीटा, राइट, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से अगर dw निकालेंगे तो आएगा mb साइन थीटा इनटू डी थीटा, तो ये आ गया स्मॉल वर्क। अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इन बार मैग्नेट। ठीक है, अब मान लेते हैं इनिशियली जो थीटा 1 से थीटा 2 पे वो रोटेट कर रहा है ना, इनिशियल जब जिस भी एंगल पे इसको पुट करा हमने उसको थीटा 1 करा, रोटेट होकर जो एंगल आया वो थीटा 2 है। ठीक है, तो वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ पे सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dw पे। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो थीटा का हो रहा है, तो साइन थीटा अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर, तो mb बाहर साइन थीटा अंदर इंटू डी थीटा, थीटा 1 से रोटेट होके वो थीटा 2 तक जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, चलो। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने को पता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो गया थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, माइनस को बाहर ले लेते हैं, अब लिमिट पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये बन गया अपने पास वर्क। तो यही वर्क होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सेम फॉर्मूला आपने पढ़ा था, है ना, फर्स्ट अपने m की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ p, b की जगह आ जाएगा e, और सेम फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे आ गया। अब इससे पहले इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं कि इनिशियली हम मान लेते हैं, इनिशियली क्या है कि थीटा 1 जो है वो 90 है और वो थीटा 2 जो है वो थीटा पे टर्न होके आया, मतलब समझ आया कि हमने मान लो उसे ऐसे रखा होगा परपेंडिकुलर, और जैसे उस पर टॉर्क लगा वो 90 थीटा एंगल उसने क्रिएट किया होगा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस mb cos थीटा माइनस cos 90, cos 90 0, तो यह आ गया माइनस mb cos थीटा।
u की वैल्यू आ गई माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसको हम ले सकते हैं माइनस एम वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जो कि एक क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है यहाँ तक? चलो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना सर, कि जो भी बन रहा है वो बन रहा है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब इस पे केसेस लेते हैं। तो माइनस एम बी कॉस थीटा आ रहा है फर्स्ट। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा कैसा है 0। ठीक है, तो cos 0 हो गया अपने पास 1, तो u इक्वल्स टू अपने पास आया माइनस एम बी कॉस थीटा, ये आ गया माइनस एम बी। ठीक है, ये आ गया। दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 होता है -1, तो इस केस में क्या आएगा, u इक्वल्स टू आ गया माइनस एम बी कॉस 180, तो ये आ गया एम बी। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तीसरा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 अपने को पता है 0, तो u इक्वल्स टू यहाँ तो डायरेक्ट 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू आपको दिख रही है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इन वैल्यू से? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस एम बी, ये प्लस एम बी, तो ये आ गई अपने पास मैक्सिमम, ये आ गई मिनिमम। इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये तो 0 ही है ना। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया है जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ गए थे, सारे केसेस बिल्कुल एज इट इज। चलो एक बार पीछे से देखो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, कि करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एक करंट लूप बना लेते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, तो ये बन गया करंट लूप, ये फ्लो हो रहा है इसमें आई। ठीक है, इस वाले ऊपर जो दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं ये है अपर फेस, इस लूप का अपर फेस, और नीचे वाला हो गया लोअर फेस। ठीक है, अब हम यहाँ यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ऐसे, और इधर से यहाँ से कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर से आ रही है, उधर की तरफ जा रही है, जिस तरफ से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से आती है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जिस भी बॉडी के पास ये दोनों पोल्स होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अब हमें वही मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे वो मैग्नेटिक डाइपोल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ current loop is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, एक तो हो गया ये एरिया, दूसरा हो गया ये करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए है ना। तो फर्स्ट करंट फ्लोइंग थ्रू लूप, तो पहला डिपेंड कर रहा है करंट। सेकंड, इसने कितना एरिया इनक्लोज किया है, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप। ठीक है, अब दोनों को अरेंज करते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया के, के की वैल्यू है 1, तो m आ गया आई। तो ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक लूप का, एक टर्न के लिए। यहाँ पे जो टर्न है वो एक है। अगर इस लूप के पास n टर्न होंगे, कितने टर्न, 4 n टर्न्स, इसको यहीं कर देते हैं। तो n टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा NIA, निया, NIA। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए पहले यानी वेक्टर लगेगा डायरेक्शन के लिए। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। देखिए साउथ से नॉर्थ यानी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मली। और परपेंडिकुलर के लिए हम लगाते हैं यहाँ नॉर्मल वेक्टर, तो ये बन गया इसकी डायरेक्शन। चलो अब करते हैं हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक है अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ये हमें सबको पता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके लिए निकालना है, और इसको हम बोर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं। तो किस सिचुएशन में बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम कुछ बनाते हैं इसको। ठीक है, एक सर्कल पाथ है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टिल्ट इसलिए किया गया, हमें यहाँ पे फील्ड भी दिखानी है। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन किससे, v वेलोसिटी टेंजेंशियल है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, राइट हैंड थंब रूल से। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला साउथ पोल हो गया। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अभी भी पढ़ा है हमने सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है NIA या I × A, है ना, वो तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होगा। हमने मान लेते एक ही टर्न्स लगा रहा है, तो IA। यहाँ तक क्लियर है। तो अपने को दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए करंट और दूसरा चाहिए एरिया। चलो एरिया तो हम निकाल देंगे, इसका रेडियस अगर r होगा तो πr² हो गया। अब हम निकालते हैं करंट। तो I = होता है सिंपली चार्ज अपॉन टाइम, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, और चार्ज यहाँ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। एक चक्कर के लिए टाइम हो गया टाइम पीरियड, तो E/T। अब निकालेंगे यहाँ टाइम, कैसे, हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना, टाइम कितना आ गया, 2πr/v। तो ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो I = आ गया E/2πr, ये v ऊपर चला गया, EV/2πr। ठीक है, से क्वेश्चन बना देते हैं फर्स्ट। अब एरिया कितना होगा, वो सिंपल सा होता है πr²। क्या निकालना है,
मैग्नेटिक डाइपोल। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू आई है, जो कि अभी अभी पीछे कैलकुलेट किया। ठीक है, आई ये रहा, ए ये रहा, पुट करते हैं तो m इक्वल्स टू आई ईवी अपॉन 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई तो गया, आर से ये गया, तो ये आ गया अपने पास ई वी आर अपॉन में 2, ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्वेश्चन सेकंड बना देते हैं। ठीक है, अभी बोर मैग्नेटोन तक नहीं पहुंचे, उस पर भी आएंगे। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है कि V इक्वल्स टू जो होता है आर ओमेगा होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसको एंगुलर टर्म्स में भी बोल देगा, अगर आपको गिवन दे देगा डेटा बोल दिया जाएगा तो उसके टर्म में कैसे कैलकुलेट करना वो बता रहे हैं बस। इक्वेशन तो वैसे यही है अपनी, आर ओमेगा आर बाय 2, तो ये सिंपल कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा ई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलो इसे नोट करो एक बार। तो याद रखना ई वी आर बाय 2। अब अपने को पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास एंगुलर टर्म्स तो होंगी और एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है अपने पास L इक्वल्स टू एम वी आर, इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 2 थी उसको डिवाइड करते हैं L से, तो यहाँ था ई वी आर बाय 2 इंटू आ गया एम वी आर, वी आर कैंसिल, तो m बाय L इक्वल्स टू ई अपॉन में 2 m, एक रिलेशन ये बन गया 4। ठीक है, m क्या है, तो यहाँ पे अगर m नहीं पता है तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और m बाय L इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम्स पर केजी। ठीक है, आपने को तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है, ई एल अपॉन 2m, ये आ गया एक और इक्वेशन नंबर 6 इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम 2 और m। अब ये रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो आप लोग केमिस्ट्री में तो अभी पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में तो हम लेट पढ़ेंगे। बोर्स की कंडीशन होती है, तो अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटम थ्योरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, वो कहता है कि जो L इक्वल्स टू होता है वो होता है NH अपॉन 2 पाई के बराबर, यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। N जो है यहाँ है नंबर ऑफ ऑर्बिट और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इस L की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा अपने पास, E बाई 2m था, ये हमने रख लिया NH अपॉन में 2 पाई। राइट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का नया फॉर्मूला है m इक्वल्स टू ई एन एच अपॉन में 4 पाई m, ये आ गया। ये तो बन गया अपना फॉर्मूला। अब बोर मैग्नेटोन कब होगा कि एक तो ये अपने को क्या लेना है, हाइड्रोजन एटम, और दूसरा लेना है फर्स्ट ऑर्बिट, कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया n इक्वल्स टू 1, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू हो गया ई एच अपॉन में 4 पाई m। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं बोर मैग्नेटॉन इक्वेशन। तो ये है अपने पास बोर मैग्नेटॉन की इक्वेशन। क्लियर, चलो इसको एक बार ना पीछे से रिपीट करो, थोड़ा सा देख लो, एक बार नजर मारो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई से। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है इसकी, और फिर यहाँ तक ये अपना कैलकुलेशन पहुंचेगा। चलो
अब नेक्स्ट टॉपिक अपना बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड, कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनॉइड की तरह के इक्विवेलेंट होती है। ये हमने अपने लोगों को क्या करना, प्रूफ करना है। तो इसके दो तरीके प्रूफ करने के, एक होता है थ्योरेटिकली, दूसरा होता है इसका मैथमेटिकली। मुझे मैथमेटिकली ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे मैथमेटिकली प्रूफ। कैसे कि हम ये प्रूफ करेंगे कि जो बार मैग्नेट सॉरी जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो कैसे, देखो हम यहाँ पे लेते हैं एक सोलेनॉइड, और इसमें फ्लो करा दिया करंट आई, ठीक है, और इस सोलेनॉइड के बनाते हैं हम यहाँ पे एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है। चलो इस एक्सिस पे ये ले लिया हमने पॉइंट P, क्लियर। इसका जो रेडियस है कॉइल का ये हमने ले लिया A, यहां तक क्लियर। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक एलिमेंट, ये सेंटर मान लेते हैं हम, तो ये लेंथ हो गई L, ये लेंथ L, क्योंकि बार मैग्नेट की 2L होती है लेंथ, है ना। तो यहाँ एक एलिमेंट ले लेते हैं हम सिंपल सा, इस एलिमेंट की थिकनेस होगी, करंट एलिमेंट है dx, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ले लिया हमने x, क्लियर है। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में कि हमने कुछ ऐसा किया हो? तो नहीं आ रहा। देखो फर्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड हमने करा था, जब हम सर्कुलर कॉइल पे के एक्सिस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इससे पहले वाले चैप्टर में करा था हमने मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस हमने ले लिया, P तक का डिस्टेंस हमेशा होता है R, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन हमने वहां से उठाई है सीधा, ठीक है। तो R में से x माइनस कर दिया क्योंकि इसका डिस्टेंस निकालना है, और प्लस ये L का स्क्वायर होता था और 3/2, ठीक है। और कंडीशन ये थी कि वहां पे कि जो R जो था वो मच मच ग्रेटर देन L है, और R जो है मच मच ग्रेटर देन x भी होता है, जिसकी वजह से L स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट, है ना। शॉर्ट, क्योंकि हमें बार मैग्नेट के साथ कंपेयर करना है, तो बार मैग्नेट की कंडीशन क्या होती है कि बार मैग्नेट छोटी होती है, तो सेम L यहाँ भी हमने छोटा कर दिया, और x डिस्टेंस भी काफी छोटा सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रही है अपने पास, जो dB आ रही है वो बन रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ गई R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म, तो dB आ गया अपने पास 2 पाई आई एन ए स्क्वायर डी एक्स। तो R की पावर आ गई 3। ये तो आ गई स्मॉल मैग्नेट फील्ड। अपने को अब यहाँ पे निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल कैसे निकालेंगे, V इंटीग्रेशन ऑफ dB, सिंपल सा, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dB का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स, अब लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, इस एक्सिस से इधर L और इधर L, यानी माइनस L से प्लस L तक, जैसे वहां किया था हम लोगों ने, ठीक है, माइनस L से प्लस L। तो सब कुछ कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर अपॉन R क्यूब, यहाँ आ गया dx, तो माइनस L से L, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। चलो एक बार इसको नोट करो पहले, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एन अपॉन में R क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास x माइनस L से L। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, चलो 2 पाई आई ए स्क्वायर एन, तो ये हो गया L माइनस माइनस L, तो ये हो गया 2L, सिंपल सा। वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई
ए स्क्वायर एन इंटू 12 अपॉन में आर क्यूब। अब ध्यान से यहाँ से देखना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ है 12। तो यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू आ गई n इंटू 12, राइट। तो n इंटू 12 ये बन गया कैपिटल N, और एरिया इसका होगा वो होगा पाई इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने a माना था। पाई इंटू ए स्क्वायर बन गया अपने पास इसका एरिया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू ए स्क्वायर को हमने लिख लिया, ये तो हो गया आई एरिया, ये बन गया कैपिटल N, ठीक है, और ये है आर क्यूब। अब देखिए एन आई ए बराबर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो B इक्वल्स टू आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अभी हमने पीछे ये कैलकुलेट किया था, ये किसके लिए होता है ये फॉर्मूला, तो ये होता है बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट के लिए। देखिए ये एज इट इज सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सोलेनोइड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स मैथमेटिकली क्या इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों, यानी जो सोलेनोइड है वो वायर मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली। अगर थ्योरेटिकली समझना था सिंपल, देखो ये सोलेनोइड अपने पास है ना, ये करंट आई आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती है ऐसे, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसमें, और ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आता है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, या ऐसी साउथ से कर लेते हैं, चलो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये आ रही है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखिए इधर भी ऐसे बनती है, तो देखिए ना सेम ही तो है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों की होती है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकली होती है, इसलिए जो सोलेनोइड होती है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी सा। हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर याद हो तो वो ये कहता था कि E इक्वल्स टू होता था अपने पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ EdS, तो सेम वही है यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं है, बस ये कह रहा है कि गॉस थ्योरम यहाँ पे ये कहता है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो जीरो होता है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो कि क्या होगा BdS के बराबर क्लोज सरफेस पे वो होगा जीरो, है ना। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, अगर सरफेस क्लोज है तो B डॉट TS इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया मैग्नेटिक। अब ये जीरो को, तो उसने कहा कि जीरो इसलिए है कि मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसमें हमने ये ले लिया एक एरिया एलिमेंट जो कि नॉर्मली होता है, जो कि एंगल बना रहा है थीटा। तो कहा कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इन हो रही है, एंटर कर रही है, उतनी ही इससे बाहर भी जा रही है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो सम है वो हो रहा है जीरो। इसी वजह से क्या है कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो होता है। ये था अपना गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इतना सा था बस, ठीक है। अब करते हैं हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हमें जो कॉन्सेप्ट हमने इतने सारे पढ़े हैं थोड़े से एक बार रिवाइज हो जाएंगे और कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर each are placed at a separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other. What is the resultant magnetic field at a point midway between the dipoles? ठीक है, दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं जिनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और दोनों की एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम बनाते हैं, मान लेते हैं एक ये है अपने पास, एक मैग्नेट ये है, ठीक है,
ठीक है, तो ये हमने ले लिया इसका S1 और इसका N1। ठीक है, इनके पास डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम। क्लियर। और इसकी एक्सिस बना लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है और दूसरी जो है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, ये हो गया S2, ये हो गया N2। इनके मिडवे, मिडवे मतलब इनके सेंटर P पर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब हमें m तो मिल गया है, m कितना अपने पास 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, एक्सियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है, हमने निकाला था। तो B1 तो हो गया एक्सियल पॉइंट वाला, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, B1 = μ0/4π2 m। अच्छा, डाइपोल मोमेंट दे रखा है ना, तो ये हो गया कैपिटल अपॉन में r3, और यहाँ r कितना है, 1 मीटर। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करेंगे अभी। अब आती है इसकी, अब ये ऐसा है और इसके इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ये इसका देखिए परपेंडिकुलर वाला केस हो गया ना, इक्वेटोरियल वाला। और इक्वेटोरियल में जो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है ना, पीछे हमने पढ़ा था। अगर याद नहीं है तो देखिए वहां ऐसे था अपने पास, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ में बताता हूँ आपको। यहाँ हमने साउथ लिया था, नॉर्थ लिया था, तो वो उसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ ये आ गया B2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनका नेट कहाँ बनेगा, अब B नेट इधर बनेगा तो इनके पास बीटा एंगल मान लेते हैं, डायरेक्शन भी होगी। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है ना। तो B1 पहले निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा, μ0/4π वैल्यू, चलो यहाँ कहते हैं, तो B1 = 10⁻⁻7 होगी। ठीक है, 2, m की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू 1 का क्यूब, तो सिंपल सा आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। अब आते हैं B2 पर, जो कि कौन सा है, इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला केस हो गया अपना। तो B2 कितना हो गया, μ0/4π m/, या सिंपल हमने रिलेशन भी निकाला था, उससे भी कर सकते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7, आंसर वही आना अपने पास। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू 1 का क्यूब, तो सिंपल आ गया 10⁻⁻, ये देख लो वही आ गया ना। अब यहाँ पे लगा देंगे पैरेललोग्राम लो। अब पैरेललोग्राम लो क्या कहता है कि जो B नेट है वो होगा √V1² प्लस P2²। अब B1 कितना है अपने पास, 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7 का स्क्वायर। यहाँ से तो अभी मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन में निकालें, तो यहाँ से 10⁻⁻7 स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो बाहर आ गया, तो ये आ गया अपने पास 10⁻⁻7, अंदर बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये आ गया B नेट। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा रह गया डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन निकाल देते हैं। डायरेक्शन होता है tan बीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो B2 अपॉन में B1। B2 अपने पास 10⁻⁻7, B1 है 2 × 10⁻⁻7, कट गया 1/2, इट मींस 0.5, ये है tan बीटा। और बीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स 0.5, ये आ गया इसका डायरेक्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा 2 short magnets P and Q are placed one over another with their magnetic axis mutually perpendicular to each other. It is found that the resultant field at a point on the prolongation of the magnetic axis of P is inclined at 30 degree with this axis. Compare the magnetic moment of two magnets. ठीक है, दो शॉर्ट मैग्नेट है P एंड Q, दोनों को रखा हुआ है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक, एक दूसरे के एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये देखा जाएगा तो रिजल्टेंट फील्ड है वो P वाली जो मैग्नेट है उसके अलोंग 30 डिग्री बना रही है। ठीक है,
तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है दोनों का। चलो पहले मैग्नेट्स बनाते हैं। सबसे पहले एक मैग्नेट ये हो गई और एक मैग्नेट हो गई ये, ठीक है। तो ये देखिए ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये हो गया पी मैग्नेट, ये होगी क्यू। इसको हम मान लेते हैं S1, इसको N1, इसको S2, इसको N2, ठीक है। इसके पॉइंट किसी पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट P पे हमने मान लिया। तो यहाँ पे ये जो बनाएगा यहाँ से ये बनाएगा V1, राइट, क्योंकि ये एक्सेल पॉइंट पे हो गया। और ये इस पॉइंट पे कैसे बनाएगा, इस तरफ, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, है ना। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन तो होगी M1 ऐसे, इसकी होती है M2 ऐसे, तो इसका अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ। और ये कितना बना रही है इसके साथ एंगल, B नेट 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे निकालना है, क्लियर। चलो निकालें, चलो चलो चलो। सबसे पहले हम B1 निकालते हैं जो कि एक्सेल पॉइंट वाला है। तो B1 आ गया μ0/4 पाई 2m1, ठीक है, अपॉन में r3, ठीक है। अब दूसरा एक्सेल पॉइंट के लिए B2 इक्वल्स टू μ0/4 पाई m2 अपॉन में r3। अब अपने को ये एंगल दे रखा है। अभी पीछे देखो हमने करा था कि tan बीटा जो पीछे निकाला था हमने, यानी बीटा इक्वल्स टू आया था प्लस B2/B1, राइट। तो tan बीटा बोले तो tan 30, B2 कितना है μ0/4 पाई m अपॉन में r3, B1 है μ0/4 पाई 2m अपॉन में r3, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है। तो ये बेसिकली किस पे जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहां से देखिए क्या वैल्यू आएगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी m तो कटेगा नहीं, हाँ हाँ, इसका m था m2, इसका m1, तो m2 ऊपर बच गया, नीचे m1, m1 के साथ है 2, राइट। चलो इसको से लेके जाते हैं, तो m2 बाय में m1 इक्वल्स टू 2/√3। अब जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन बोला उस सीक्वेंस अगर निकालेंगे तो m1 बाय m2 आ गया √3, तो ये आएगा हमारा रेशियो, ठीक है। ये कंपेयर करने को बोला था, ये निकल गया हमारा। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बार मैग्नेट विद पोल्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ऑफ स्ट्रेंथ 14.4 ampere meter rest with its center on a frictionless pivot. It is held in equilibrium position at 60 degree to a uniform magnetic field of induction 0.5 Tesla by applying a force F at right angle to its axis 12 centimeter from its pivot. Calculate up. What will happen if the force F is removed? एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसके पोल्स यानी 12 अपने को दे दिया है 25 सेंटीमीटर, है ना, एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और पोल्स के बीच की दूरी होती है 12। तो इसको मीटर में कर देते हैं 0.25 मीटर। चलो, और पोल स्ट्रेंथ भी दे दिया है m 14.4 एम्पियर मीटर। रेस्ट कर रहे हैं सेंटर पे एक फ्रिक्शनलेस पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट आपको पता ही है, जैसे कि हमारी घड़ी की सुई उस टाइप का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी थीटा अपने को दे दिया है 1 से 0 2 और थीटा 2 यानी अपने को दे दिया 60, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके 60 डिग्री सिंपल सा एक एंगल है, वो तो अपने को दे दिया 60 डिग्री। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, ओके सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। फोर्स लग रही है F, हमें राइट एंगल, अच्छा थीटा 1 इससे लेके और थीटा 2 कितना आ रहा है अपना 90 डिग्री। कोस 90 तो 0 हो गया, तो वही लगने वाला अपना, ठीक है। एट एक्सिस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स R, कितनी दूरी पर है वो 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 0.12 मीटर। फोर्स निकालना। अब देखिए फोर्स इक्वल्स टू, या फोर्स निकालना था अभी, फोर्स का तो फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल्स टू हमने पढ़ा है
एम बी साइन थीटा, और m इक्वल टू होता है m इंटू 2l बी साइन थीटा, राइट। और टॉर्क इक्वल टू हमने ये भी पढ़ा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ आर इक्वल टू एम इंटू 2l बी साइन 60। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ रही है, 2ml बी साइन 60 बाय आर। बस ये वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट कर देंगे हम। वैल्यू पुट करते हैं, 2m 14.4 l, सॉरी 2l की वैल्यू ना डायरेक्ट, m 14.4, 12 की वैल्यू 0.25, b की वैल्यू 0.25 रूट 3/2, r की वैल्यू 0.12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो अपने पास आएगी फोर्स 6.495 न्यूटन, जिसको हम राउंड ऑफ करके ले लेंगे 6.5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि क्या होगा अगर हम ये फोर्स हटा दें। अरे फोर्स हटा देंगे तो क्या होगा, जो डाइपोल मूवमेंट है यानी जो बार मैग्नेट है वो अलोंग द मैग्नेट फील्ड अलाइन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट अलाइंस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। चलो नोट करो, सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस this with the velocity of this, calculate the following equivalent current due to orbital motion of electron। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है, और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2 × 10⁵ मीटर। फर्स्ट पार्ट करंट, देखिए करंट का हमने फॉर्मूला वहां निकाला था, I = E/T, और T का फॉर्मूला आया था 2πr/v, है ना। तो EV E/T, T आया था हमारे पास 2πr और ये आ गया V। बस अब वैल्यू पुट करते हैं, E 1.6 10⁻⁻19, V 2 × 10⁵, 2 3.14, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 × 10⁻10। ठीक है, तो आंसर इसका सॉल्व हो क्या आएगा, करंट की वैल्यू आएगी 10 ऑलमोस्ट 10⁻⁻4 एम्पियर के अराउंड। सेकंड पार्ट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π 2I/r। बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, μ0/10⁻⁻7 2 10⁻⁻4, r की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁻10, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.23 टेस्ला। थर्ड पार्ट मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है I × A, ठीक है, C m = I × A, I हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻4, A होता है πr², रेडियस दे रखा है 10⁻⁻4, 3.14 ये दे रखा है 0.5 10⁻⁻10। इसको सोल्व करते हैं, आंसर आएगा 8.16 × 10⁻⁻25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degree is W. Now the torque required to keep the magnet in this new position is। क्या कर रहा है, एक बार मैग्नेट है, उसको एक कॉटन थ्रेड से लटका दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन से, यानी θ1 0 है और θ2 अपने को दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए वहां से W जो है वो एनर्जी है, और वो होता था अपने पास mb cos θ1 - cos θ2।
ठीक है, थीटा 1 अपने को 0 का हो गया 1, तो इसको सॉल्व करते हैं एम बी, तो ये हो गया cos 0 माइनस cos 60, 0 हो गया 1, 60 होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 तो आ गया 1/2, तो एम बी बाई 2। ठीक है, अब टॉर्क निकालना अपने पास, टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। चलो W की टर्म में आ रहा है, तो एम बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एम बी इक्वल टू क्या आ गया 2W। ठीक है, तो ये आ गया 2W साइन 60, 2W इंटू √3/2, तो ये आ गया √3 टाइम्स ऑफ W टॉर्क। अब मैच करते हैं इसके, इसमें से कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, व्हिच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहा है, इन फिगर्स में अरेंजमेंट जो है बार मैग्नेट का दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, हर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m है, तो किस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो पहला केस देखो, इसमें देखिए साउथ से नॉर्थ होता है ना, अगर इसका m है, इसका भी साउथ से नॉर्थ, इसका m है, इसका नेट इधर आ गया m नेट, तो m नेट कितना होगा इसका, पाइथागोरस से m² प्लस, तो ये हो गया √2m²। ठीक है, तो m नेट कितना हो गया इस केस में m√2। ठीक है, सेकंड केस देखें तो इसका ये है और इसका ये होगा, है ना, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो इस केस में m नेट कितना हो गया m-m0, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो खत्म हो गया, उसके पास तो कुछ है। तीसरे पे देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, एंगल कितना है 30 डिग्री, है ना, तो इसमें भी m नेट कितना आएगा, वही पाइथागोरस, सॉरी वो पैरेललोग्राम लो, m² प्लस 2m cos 30, तो ये आ गया 2m² प्लस 2m² और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है 2m² प्लस √3m²। ठीक है, m² बाहर ले लेंगे तो m² आ गया 2 प्लस √3, ये तो हो गया तीसरा। अब चौथा, ये 60 डिग्री पर है, सेम वही साउथ से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, बस यहाँ पे 60 डिग्री ले लेंगे, m² प्लस 2m cos 60। ठीक है, इस पे भी चलेगा, तो ये हो गया cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √3 यानी m√3। अब देखते हैं, देखो ये तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, m√2 m√3, तो इससे ज्यादा बड़ा वो हो गया, तो ये भी हट गया। अब इन दोनों में बात करें तो अंदर देखिए √3 में +2 भी हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी किसकी है, थर्ड की, तो थर्ड ऑप्शन अपना ठीक होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा है, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M is bent in the form of an arc as shown in the figure, the new magnetic dipole moment। क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ L है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होगा, अगर इसके हम पोल स्ट्रेंथ M मान लेते हैं तो M into L। अब क्या करा, उसको एक बैंड करके एक आर्क की फॉर्म में बना दिया, ये बना दिया आर्क की फॉर्म में, तो इसका नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, तो इसको हम M डैश मानते हैं, और ये देखो इसमें क्या लेंथ भी चेंज हो गई,
ये हो गई है नई लेंथ L डैश, तो हम यहाँ से डालते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपने को ये निकालना है परपेंडिकुलर, ये R दे रखा है। चलो अब अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है टोटल π/3, 60 डिग्री, तो π/3। आर्क कितनी है L और रेडियस है R। ठीक है, तो यहां से अगर हम कुछ भी निकालेंगे, R निकालते हैं तो वो आएगा अपने पास 3L/5। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से रेडियस आ गया। क्लियर, रेडियस क्यों करा अभी हम करेंगे, जरूरत पड़ने वाली है अपने को। अब अपने को ये पूरी लेंथ चाहिए, तो इसके लिए पहले हम ये निकाल लेते हैं, जो हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। हाइपोटेन्यूज अपने पास है रेडियस, तो P इक्वल्स टू आ गया R sin 30, है ना, क्योंकि ये एंगल हो गया 30 और ये हो गया 30। क्लियर, ये तो है इतना P। तो अपने को अगर L डैश निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2R sin 30। L डैश आ गया अपने पास। अब नया मैग्नेटिक डाइपोल M डैश मान लेते हैं, तो वो कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू न्यू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ अपने पास M है, न्यू लेंथ है अपने पास 2R sin 30, और R की वैल्यू अपने पास 3L/π, M इंटू 2 इंटू 3L अपॉन में पाई। साइन 30 होता है 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म, तो ये आ गया 3ml अपॉन पाई M डैश। ठीक है, M इंटू L जो है वो होता है कैपिटल M, तो M डैश हो गया 3m अपॉन में पाई। अब इससे करते हैं वेरीफाई कि ऑप्शन अपना कौन सा ठीक है। तो पहला तो गलत है यहाँ, ये भी गलत, 3m, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा बार मैग्नेट के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।